Namaskar. Before we start, thank you for bearing with us. And I welcome you all to this press conference on the 9 years of achievements of the Department of Animal Husbandry and Dairying. To brief you more on the subject, we have with us Honorable Minister of Fisheries, Dairying and Animal Husbandry, Shri Parshottam Rupala ji. I also welcome Secretary, Department of Animal Husbandry and Dairying, Ms. Alka Upadhyay ji. Welcome to all of you, all the media representatives present here. To start with, we'll have Honorable Minister who will be giving his opening remarks, followed by question answer session. Sir. नमस्कार। सॉरी, ज़्यादा विलम्ब हो गया, मगर आप सब भी जानते हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा था, सो मैं विलम्ब से आपके बीच में आया हूं। आपको थोड़ी दिक्कत अवश्य हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आज आप सब जैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार को 9 साल का जो कार्यकाल अपना पूरा किया है, उसी के बारे में मैं एनिमल हस्बेंड्री विभाग के हमारी जो उपलब्धियां हैं और जो काम किया गया है, वो चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ऐसे सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग की ज़रूरत को जानते हुए और ख़ास करके ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूती देने के अपने इरादों को साकार करने हेतु इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया और इसी के चलते पशुपालन और पशुपालक, इस दोनों पर भारत सरकार का फोकस बढ़ाने का प्रयास हुआ और कुल मिला के 9 साल में जिस प्रकार से पॉलिसियों का अमलीकरण करने का प्रयास राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत सरकार ने किया, उसी का नतीजा ये हुआ कि 80 लाख मिलियन मैट्रिक टन से अपने को इसी टेन्योर में बढ़ोतरी मिल गई। फिगर के लिए आपको बताऊंगा कि 60 साल में 121 मिलियन मैट्रिक टन की वृद्धि हो पाई थी, वो 9 साल में 83 मिलियन टन की वृद्धि करने में हम कामयाब रहे। और मिलियन टन दूध की मिल्क की। और अभी जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन था और अवेलेबिलिटी जो थी, वो 303 ग्राम थी 14 तक, वो बढ़कर 444 ग्राम 2022 में हो गई। ये फिगर देखते आपको लगता है कि 45% का इजाफा इस 9 साल के अंदर करने में भारत सरकार कामयाब रही। और ये एक बहुत, मैं मानता हूँ कि इतने घनी आबादी और बड़ी आबादी वाले देश में इस प्रकार के गोल को हासिल करना, ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मेरे हिसाब से माना जाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के 2 निर्णय जो सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए मानता हूँ, वो है उन्होंने सारे देश के पशुधन के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट भारत सरकार के खर्चे से देने का निर्णय किया। मैं मानता हूं कि एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय है, क्योंकि पशु पालन का जो व्यवसाय है वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश के बहुत ही दुर्गम विस्तारों में ये व्यवसाय किया जा रहा है, पहाड़ियों में, तराइयों में। तो ऐसे दुर्गम विस्तार में पशुओं को
हॉस्पिटल तक ले आना और वेटरनरी हॉस्पिटलों का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हीं को देखते हुए ज़्यादातर संभव ही नहीं था। तो एक प्रकार से उनकी सारवार जो थी वो उन पर कुदरत पे छोड़ दिया जाता था, या तो वो स्थानीय लोग अपने हिसाब से जो नुस्खे होते थे उनसे अपना कारोबार चला लेते थे। इनको डोर स्टेप साइंटिफिक वे में उनकी सारवार हो सके, इसके लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश में उपलब्ध कराने के लिए निर्णय किया गया। 4340 मोबाइल वेटरनरी यूनिट मंजूर किए गए और उनमें से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो 1181 यूनिट ऑन रोड हो गए हैं, जो अभी सेवा में शुरू हो गए हैं। ये जब मोबाइल वेटरनरी यूनिट की योजना लॉन्च कर दी गई तभी राज्य सरकारों को इनका और बोझ न पड़े, इसके लिए उसमें एक ड्राइवर, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ और डीजल और दवाएं, उन सभी के लिए भी 60% वो भारत सरकार का हिस्सा रहेगा इनके रोजाना खर्चा में, और 40% वो राज्य सरकार के लिए छोड़ा है, उनकी हिस्सेदारी इसमें जोड़ी गई है। तो एक प्रकार से राज्य सरकार को इस योजना चलाने में भी सहयोग करने का भारत सरकार का इरादा इस स्कीम के स्वरूप से आप सबके ध्यान में आ सके। आप सब जानते हैं जैसे कोरोना वैक्सीन का जिस बारे में जिक्र होता है और आज विश्व में भारत इसके लिए गौरव ले सकता है, और कोरोना मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत अच्छी हमारे देश की छवि विश्व के मंच पर हम कहते हैं, दुनिया वाले भी कहते हैं। मगर मुझे आपसे बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि कोरोना वैक्सीन देशवासियों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा मोदी जी ने की, इससे 1 साल पूर्व प्रधानमंत्री जी ने देश के पूरे मवेशियों को वैक्सीनेट करने का निर्णय कर लिया और उसको उपलब्ध कराने की योजना को कार्यान्वित कर दिया था। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया था। ये 2 निर्णय ऐसे हैं, पूरे देश के पशुओं का वैक्सीनेशन भारत सरकार के खर्चे से कराना और पूरे देश को मोबाइल वेटरनरी यूनिट देना, इनके कारण देश के पशुपालन क्षेत्र में, देश के पशुपालकों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का ये प्रयास है। और ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट और ये वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से कई चीज़ें वहाँ अपने को पशुपालकों के घर तक अब हम टेक्नोलॉजी को पहुँचा रहे हैं, उसके घर तक हम दवाई पहुँचा रहे हैं, और ये सुलभ होने से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे प्रोग्रामों को भी बहुत ही अच्छी तरह से हम लागू कर सकते हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारे विभाग से लिया गया, और इसी को आगे बढ़ाते हुए इससे और भी एक निर्णय बहुत ही हमारे विभाग के लिए मैं मानता हूं कि अहम है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड का। केसीसी जो किसानों को ही उपलब्ध थी, वो केसीसी अब पशुपालकों को भी उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया गया है, और जिस तर्ज पर केसीसी किसानों को मिलती हैं उसी तर्ज पर पशुपालकों को भी केसीसी मिलाने का प्रयास किया गया, और अभी तक 27 लाख केसीसी कार्ड पशुपालकों को उपलब्ध कराए गए हैं। आईवीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके चलते ब्रीड इम्प्रूवमेंट के कार्यक्रम में वैज्ञानिक पद्धति में आप समझने की कोशिश करें तो 7 पीढ़ी लगती, तभी जाके उनके आनुवंशिक सुधार जो हम लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। इसी को इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक ही पीढ़ी में उनको लाने में कामयाब रहते हैं। उसको लागू करने के लिए पूरे देश में 33 जितनी लेबोरेटरी भारत सरकार के खर्चे से हमने मंजूर कर दी गई हैं। उसमें से हमारी जानकारी के मुताबिक 20 लेबोरेटरियाँ अभी कार्यरत भी हो गई हैं। ये आईवीएफ और एआई के साथ साथ सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी प्रयोग पशुपालकों में अच्छी तरह से हम कर सकें,
इसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयास और कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और पशुपालन के साथ साथ जैसे डेयरी का हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बहुत ही आगे भी हैं, क्योंकि हम विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश हैं और अपने यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से डेयरी प्रसंस्करण में हम वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। और इनको मदद करने के लिए, इनको समर्थन करने के लिए और इनका व्याप बढ़ाने के लिए भी डेयरी कंपोनेंट में हम भारत सरकार की कई योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में हम इनको मदद कर रहे हैं। खास करके इस पशु धन की औलाद में सुधार करने के लिए, इस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को सुलभ कराने के लिए, आईवीएफ के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए और इनके वैक्सीनेशन के ड्राइव से खास करके कुछ बीमारियों को कंट्रोल करना एक बात होती है, कई बीमारियों को इरेडिक कर देना, समाप्त कर देना, उसी को लक्ष्य बनाकर ये विभाग में हम जो काम कर रहे हैं, इसके चलते देश के पशु पालकों को और पशुधन को बहुत ही अच्छी तरह से संवारने का और इन दो निर्णयों से देश के पशुपालकों को और पशुधन को समृद्ध करने में हमारी सरकार इस 9 साल में अच्छी तरह से कामयाब हुई है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रश्न उत्तर के लिए 79। सर, सरकार का गाय को लेकर के काफ़ी फोकस रहा है, तो आपको आपके इस मंत्रालय ने गाय को लेकर के पॉलिसीज वाइज कौन से कदम लिए, खासतौर पर एक गाय का आधार बनाने की चल रही थी, तो उसको कहाँ तक पहुँचा है वो? देखो, मैं इसको बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो जब भी दूध या मिल्क या गाय वगैरह पशुपालकों की बात होती है तो इसमें सिर्फ दूध का ही जिक्र होता है। और अभी भी मैंने जो भी फिगर बताए वो मिल्क के बारे में ही बताए। हमारी सरकार ने एक बहुत नई पहल करके अब गोवर्धन एक योजना करके हमने लागू करने का प्रयास किया है और गाय के गोबर और गोमूत्र से कई प्रोडक्ट बनाकर उसी में से भी किसानों को आय मिल सके, पशुपालकों को आय मिल सके, उसी के लिए योजनाएं हम चला रहे हैं। और मैं मानता हूं कि मैं एक छोटा सा एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि मैं गुजरात के बनासकांठा के एजीएम में गया था, बनास डेयरी के, तो वहाँ उनके वो तो हमारे गुजरात की सबसे बड़ी डेयरी है, तो वहाँ उन्होंने दूध के बारे में और डेयरी की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए बताया गया कि वो 2 रुपया किलो अब गोबर भी खरीद रहे हैं और गोबर की इस खरीदी का उन्होंने अपनी एजीएम में जिक्र किया और अगले साल उसमें बढ़ोतरी करने की भी वो बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नया आयाम इसको खोलने से, और खास करके दूध मासी होता है और दूध का पीरियड 8 महीने ही होता है, 8-9 महीना अच्छी गाय है तो देती है। इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करके इनको इसकी आय में भी बढ़ोतरी करने का, उसको मदद करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। 63। ये सामने हेलो सर, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बता रहे हैं कि सरकार लगातार पशुपालन के लिए काम कर रही है। देसी नस्ल की गाय और उसके लोग कितनी नस्लों को संरक्षित कर पाए हैं, और भारत की अगर बात करें तो दूध के क्षेत्र में सबसे बड़े उत्पादक होने के बाद भी जो दूध है उसकी महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो कब हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि कीमतें थोड़ी स्थिर हों, गौवंश भी बढ़ जाए और चीज़ें हमारे नियंत्रण में हों? ये आपका सवाल जो है वो 2 हिस्से में है। एक तो अपनी देशी नस्लों को हम कैसे संरक्षित कर रहे हैं, तो हमारे विभाग की दृष्टि से भारतीय मूल की, भारतीय नस्ल की जो भी गायें होती हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन करने का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें अभी तक मैं फिगर करेक्ट कर सकते हैं मगर 50 से ज़्यादा नस्लें अभी तक हमारी रजिस्टर्ड इसमें हो गई हैं
और भी ये कार्यक्रम अभी चल ही रहा है। दूसरा, इन नस्लों में उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसके लिए हम इनको आईवीएफ और एआई के कार्यक्रमों को लागू करने के प्रयास में लगे हैं, और इनको सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के द्वारा बछियाँ ही आए, इस प्रकार के कार्यक्रम को भी इनके साथ जोड़ रहे हैं। इसी तरह इनके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के, उनकी नस्ल सुधारने के और इनको अपने कई रोगों से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद हम कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने बताया है दूध की कीमतों का, ये एक बात का मैं स्वीकार जरूर करूंगा कि दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, मगर ये दो बिंदुओं को हमें साथ साथ जोड़ना होगा कि दूध का उत्पादन हम बढ़ा के इसकी परिस्थिति को हम नियंत्रण में लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगर दूसरी ओर दूध की कीमतें उत्पादकता को, प्रोड्यूसर को भी मिलना चाहिए, इस बात का भी इसमें हमें संज्ञान लेना पड़ेगा। 125। मंत्री जी, पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में जो बेस्ट प्रैक्टिसेज और तकनीक दुनिया में मौजूद हैं, उसको भारत के पशुपालकों को उसका लाभ मिले, इसके लिए मोदी सरकार क्या कदम उठा रही है? वैसे तो ये निरंतर प्रक्रिया होती है कि हम अपनी सरकार के अधिकारियों, पदाधिकारियों के द्वारा जाके और समझ के इनका अपने जानकारी को यहाँ के पशुपालकों के लिए शेयर करने के कार्यक्रम हमारे एक्सटेंशन के कार्यक्रमों के द्वारा चल रहे हैं। मगर अभी वर्तमान में ही हमने एक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी समिट का आयोजन बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ किया गया था, जो करीबन 1974 में 1974 में हुआ था। उसके बाद पहला इंटरनेशनल डेयरी समिट अभी हाल ही में इसी साल हमने यहाँ दिल्ली में ही नोएडा में करके उनका सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, जिसमें विदेश से बहुत ही डेयरी के साथ जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स और ये सब लोग आए थे, और हमारे देश के भी सभी पशुपालक के सहित प्रोग्रेसिव फार्मर और हमारे डेयरी के लीडर्स भी सभी इसमें शामिल हुए थे। और 3 दिन तक इस कार्यक्रम में लगातार इस विषयों पे चर्चा भी की गई थी। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी का जो विषय मैंने अपने बात में भी रखा था कि उनको एक तो डोर स्टेप हम टेक्नोलॉजी जैसे पहुंचा रहे हैं, ऐसे ड्रोन के प्रयोग से भी हमने उनको अरुणाचल जैसे प्रदेशों में दुर्गम क्षेत्रों में वैक्सीन और मेडिसिन पहुंचाने का भी प्रयोग करने का प्रयास हमने किया है। अभी एक हमारे हैदराबाद में हमने एक नेशनल लेवल का स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया था। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मुझे याद आ गया और इसमें इसका जिक्र भी था। तो आपकी दिल्ली की ही एक बेटी ने डोंकी मिल्क के बारे में वहाँ स्टॉल लगाया था, और मेरी जानकारी में पहली बार आया कि डोंकी मिल्क 1300 रुपये लीटर वो बेटी खरीद रही है। मैंने इनको पूछा कि इतना कॉस्टली आप ये दूध खरीद के इनका क्या प्रयोग करते हैं? हम तो जानते हैं कि इनका कोई खाने पीने में प्रयोग होता नहीं है। तभी उसने बताया मुझे कि ये हम इसको कॉस्मेटिक बनाने में वो प्रयोग कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ये रॉ मटेरियल है। और ये पूजा कौल करके ये बहन का नाम है। मुझे इनका ये स्टार्टअप और इनका ये साहस ये बड़ा प्रशंसनीय लगा। तो इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 102। सर, आपका मंत्रालय काफ़ी नया है और आपकी जो बजट है मंत्रालय की वो जनरली एग्रीकल्चर से काफ़ी कम है। सो इसमें आप रूरल में कैसे इम्पैक्ट कर पाएंगे जब आपका बजट इतना कम रहता है एग्रीकल्चर से? देखो, बजट कम या ज़्यादा वो एक विषय होता है, और बजट को तो डिमांड के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने एक फिगर दिया आपकी मेरी समझ के हिसाब से आपके सवाल को एड्रेस करने का प्रयास करूं तो हमने 4000 से अधिक एम्बुलेंस अभी हमने मंजूर की है, मगर अभी नई हमारे पास इतनी बड़ी डिमांड नहीं आ रही है।
सो इसको हम कवर कर सकते हैं, और समझो कि इससे और भी ज़्यादा डिमांड आएगी तो बजट तो आगे पीछे, और साल में भी एक व्यवस्था भारत सरकार में होती है कि हम पूरक बजट मांग के इसको पूरा करने की कोशिश करें। और जैसे हम ये पूरक बजट की मांगों से यदि हमारी डिमांडों को आगे ले जा सकते हैं तो फिर नए बजट में इसके प्रावधान भी होते हैं। 22. सर मिल्क प्राइसेस इस साल बहुत ज़्यादा ही बढ़ा है। आपने बताया, अभी एक प्रश्न पूछे तो आपने बताया कि आप सरकार मिल्क प्रोडक्टिविटी और प्रोसेस और प्रोडक्शन बढ़ाने में सोचेंगे, एंड उसके बेस्ड ऑन दैट यू प्लान टू ब्रिंग डाउन द प्राइजेस। मेरा प्रश्न है कि ये तो लंबा प्रोसेस है, व्हाट इज़ द इमीडिएट रिलीफ दैट यू प्लान टू गिव इट टू? एक तो इमीडिएट रिलीफ के लिए अभी पहले बीच में ये विषय चला था कि शॉर्टेज चल रहा है, तो ये विषय मेरे हिसाब से एक प्रकार से उपजाया गया हुआ था, उसका रियल में ग्राउंड पे वर्क नहीं था। मगर उसी समय भी मैंने विभाग को और हमारे सारे तंत्र को इस काम में लगाया था कि अभी तक भी हमारा जो कुल मिल्क कलेक्शन हो रहा है वो 30-35% से ज़्यादा नहीं है। तो अभी भी बहुत ऐसा रॉ मटेरियल अभी हमारे देश में ही उपलब्ध है जिनको हमने टैप नहीं किया है। सो हम इनको टैप करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं और इसको टैप करके अपना उपलब्धि बढ़ा सकते हैं। सर दूसरा प्रश्न है इससे ये जुड़ा हुआ, मिल्क प्राइसेस इसलिए बढ़ रहा है, एनिमल फीड जो है, फीड का दाम भी बढ़ा हुआ है सर। तो 9 साल में क्या कदम लिया है कि फीड का प्रोडक्शन बढ़े और दाम भी कंट्रोल पे रहे? सीड्स के बारे में और फोडर के बारे में हमने एक फॉडर के लिए ही एक स्कीम डेडिकेटेड बनाई हुई है जिसमें वो साइलेज करके ग्रीन फॉडर और सूखे फॉडर को इकट्ठा करके साइलेज करके बहुत कम कीमत पे अपने पशुओं को उसकी राहत मिल सके, और उसमें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। और अच्छे बीज इस घास चारे के लिए, फॉडर के लिए, वो उसको भी आगे बढ़ाने का हम राज्य सरकारों को साथ मिलकर प्रयास में लगे हुए हैं। Can I have another question? नहीं, ये वैसे डेटा के हिसाब से ये फॉडर के बारे में नहीं मिल पाएगा, क्यों कि एज ए फॉडर का कोई ऐसा कलेक्टिव वो कार्यक्रम नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो 2 प्रकार के पशुपालक भी हैं। कुछ पशुपालक फॉडर बना के, जो डेयरी फार्मर्स हैं, वो अपने पशुओं को खरीद करके या वैसे दान या ऐसे अच्छे प्रोडक्ट खिलाते हैं। मगर पशुपालक जो घुमंतु लोग हैं वो तो अपने पशुओं को चरा के ही, गौचर में या वन में चरा के ही अपना पशुपालन कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है, मगर इसमें फॉडर की उपलब्धि बढ़े उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। 100. सर आपने काफ़ी उपलब्धियों को और योजनाओं को गिनवाया जो आपके मंत्रालय में पिछले कई सालों से चल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सबसे खास पहल आप किसे मानते हैं जिससे आप मानते हैं कि पशुपालकों की तस्वीर बदल रही है? मैं ये जो एम्बुलेंस वाहन जो दिया गया है, मैं इसको मानता हूं कि सबसे अहम निर्णय ये है। दोनों जो मैंने कहे थे वो वैसे अहम इसलिए मैं इनको कहता हूं कि हम नागरिकों को जब एम्बुलेंस मिली तो तभी हमको ऐसा लगता था कि ये हो सकता है, 108 डायल करने से क्या गाड़ी आ सकती है। रूरल सेक्टर में इसको चमत्कार माना जाता था कि, और लोग अपने, मैं खुद में देखा सुना हूँ कि ऐसे टेस्ट करने के लिए डायल करते थे कि फिर फोन उठता है या गाड़ी आती है। ऐसे ये मानसिकता जो होती थी, तो आम नागरिकों को ये सुविधा जब मिले तो बहुत ही आनंद और चमत्कार की बात हम मानते थे। तो पशुओं के बारे में तो मैं मानता हूँ, मेरा विनम्र मत है कि हमें पहले उनके लिए सोचने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पहुँच भी नहीं सकते थे और उनको लाया भी नहीं जा सकता था। उन दोनों एंगल से ये मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की सबसे अहम ये निर्णय मैं इसको मानता हूँ। और उसके बाद वैक्सीनेशन को आप गिन सकते हैं। 47. तिलक राज रेरन, संपादक युग दर्पण। आपकी जो योजनाएं हैं इसको सभी राज्यों से पूरा समर्थन जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसकी उस प्रकार की सफलता नहीं मिल सकती। उस दृष्टि से कितने राज्यों से और किन राज्यों से आपको समर्थन और सहयोग
मिल रहा है, समन्वय हो रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, ये बात तो मेरे विभाग से ताल्लुकात के बारे में तो ये बहुत क्लियर विजन है हमारा कि ये तो सब्जेक्ट ही राज्य का है, सो राज्यों को ही इसको आगे बढ़ाना है, हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं। और अभी तक मेरा ये मानना है और हमारी पास जो जानकारी है उसमें करीबन सभी राज्य इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कहीं कोई थोड़ा एक्टिव होते हैं तो ज़्यादा लाभ लेते हैं, कोई कम लाभ लेते हैं, ऐसा ज़रूर है। मगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले महीने ही मैंने पूरे देश के पशुपालन मंत्रियों को इकट्ठा करके एक बैठक की थी। श्रीनगर में बैठक किया था और 15 से ज़्यादा राज्यों से मंत्रीगण आए थे, और जिन राज्यों से मंत्री नहीं आए थे वहीं से उनके वरिष्ठ अधिकारी आए थे। तो कुल मिला के पूरे देश के लोगों ने वहाँ प्रेजेंट रहने का प्रयास भी किया और पूरा 2 दिन हम साथ बैठे थे। और राज्यों को, राज्य के मंत्रियों ने भी अपने विषय में बातें रखी थी, हमने हमारी योजनाएं उनके सामने रखने का प्रयास किया था। उनको हमारी स्कीमों लागू करने में कोई कठिनाइयाँ थी तो वो भी उन लोगों ने हमें बताई है, और इनके और हमारे कन्वर्सेशन से जो ज़रूरी बदलाव करना होता है वो भी हम कर रहे हैं। तो ऐसा मेरा मुझे ये ज़रूर कहना चाहिए कि हमारी इस योजना की कामयाबी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के आधार पर ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। 124। रूपाला जी, ये अभी जो सिनेरियो है मिल्क प्रोडक्शन का, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि अगले 4-5 महीने में मानसून आ चुका है कि सप्लाई आपको इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं जो पहले उठा था, और क्या सप्लाई सिचुएशन कैसा रहेगा? क्योंकि मिल्क ऐसा कमोडिटी है सबसे ज़्यादा, मतलब सीरियल्स के बाद मिल्क का इन्फ्लेशन भी सबसे ज़्यादा। मेरा इस सप्लाई और स्टॉक के बारे में बहुत ही विनम्र मत है कि इसमें कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में वो पाउडर भी उपलब्ध हैं और मिल्क चेन भी अभी अपनी बिल्कुल सलामत और सुरक्षित तरीके से काम कर रही है। सो नागरिकों को दूध और दूध के बनावट, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के बारे में ऐसी अछत होने की या कमी होने की ऐसी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 104, last question. 104. Please give chance to others Hello. also. You have already asked. हेलो 104, please. last. सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम आशु कुमार है और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, लेकिन सर मैं टॉप 10 का चीफ रिपोर्टर हूँ। और सर वाराणसी में आपको आए दिन ऐसे ऐसे पशुएं मरी हुई मिलेंगी जिसका कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं। वहाँ के किसान फ़ोन करते हैं तो साहब ऑफिस में नहीं है, जय साहब नहीं है तो कभी कोई नहीं है। इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है सर। और आप जैसे कहें कि 9 साल में हमने आपके जो भी कागज़ में चाहे जो भी आपको नज़र में होगा सर, लेकिन रियल में नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वाराणसी का जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ का मैं वोटर हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो 2 बार। लेकिन सर रियल में मैं आपसे बता रहा हूँ, एक बार आप उसके विषय में देखिए, क्योंकि वाराणसी में आए दिन सैकड़ों के तादाद में उनके शरीर में फोड़ा हो गया सर, और वो फोड़े से इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आता। Question, please. ये आपने जो बात किया वो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा संवेदनशील होकर आप विषय रख रहे हैं। फोड़ा होने का, LSD का एक बहुत बड़ा प्रकोप हमारे देश के पशुपालन को सामना करना पड़ा, इसके हम सभी साक्षी हैं। वो एक बाहर से एक जूनोटिक रोग आ गया था, इसका सामना करने का भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने मिलके बहुत ही अच्छी तरह से किया गया। और मुझे तो, आपने वाराणसी से सवाल किया है, मगर मुझे तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देनी है कि LSD गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब, हरियाणा से दिल्ली में आया, दिल्ली से उत्तर प्रदेश की ओर गया और उत्तर प्रदेश में उन्होंने इनको रोक लिया। ये मुझे ऑन रिकॉर्ड कहना है। और उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव चला के एक बेल्ट को इसको सुरक्षित कर दिया
ताकि एलएसडी रुक गया। अब वाराणसी का अब जो आपका इश्यू है कि वहाँ सुनने को नहीं मिलता, इंडिविजुअल गांव के लिए कुछ होगा तो वो मैं राज्य सरकार के प्रशासन से ज़रूर बात करूंगा, मगर वाराणसी में नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने 500 मोबाइल वेटरनरी यूनिट दे दिए हैं और 500 के 500 रोड पे लागू हैं, और उन्होंने 5 क्लस्टर बना के उनको मॉनिटरिंग करने की भी व्यवस्था की है। इसका मॉनिटरिंग भी हम कर रहे हैं, मगर पर्टिकुलर वाराणसी में जो कुछ होगा वो स्थानीय तंत्र के साथ मिलकर उसकी बात करेंगे, उसको सर, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में बहुत रहता है, S&P की रेटिंग आई है जिसमें बताया गया है, गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, बताया गया है कि 3 साल में आने वाले 6.7% की प्रतिशत से इकोनॉमी बढ़ेगी। हालांकि विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। चिदम्बरम जी कहते हैं कि आप लोग इसलिए अच्छा कर रहे हैं इकोनॉमी में क्योंकि यूपीए की पॉलिसीज थी। देखो, ये आर्थिक परसेंटेज बढ़ेगा घटेगा, ये इकोनॉमिस्ट मैं ही तो हूँ नहीं, मगर मैं पशुपालन क्षेत्र की ओर से ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारा ये सेक्टर पशुपालन विभाग ये मिल्क में या पोल्ट्री में सभी में ये आगे ही बढ़ेगा, और 6% नहीं 7% तक हमारा ग्रोथ रेट इसमें आगे बढ़ने वाला है, बढ़ ही रहा है, और सतत ग्रोथ के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। सर, आप करिए, बाद में बातचीत कर सकते एक हैं। वो लास्ट में कर ली तो करने देना है। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, ये एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के खिलाफ कई स्टेट्स ने कंप्लेन रेज किया है कि ये स्ट्रे डॉग मेनेस, स्ट्रे डॉग का जो प्रॉब्लम है सारे जगह इंक्रीज हो रहा है, बहुत डेथ्स भी हुए हैं रिसेंटली, तो उस पर अभी ये जो ABC रूल्स आप लोग कोई अमेंडमेंट दोबारा लेके आ रहे हैं, व्हाट इज द स्टेटस, आप कैसे देख रहे हो इस इश्यू को? नहीं, उसके लिए अमेंडमेंट बिल भी तैयार हैं, और ये नेक्स्ट जब भी अनुमति होगी तो हम इसको बिल के रूप में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम राज्य सरकारों के साथ और स्थानीय इकाइयों को और ख़ास करके म्यूनिसिपालिटियों को भी मदद करके इनमें से नागरिकों की दुविधा कम हो, इसके लिए हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से हम प्रयासरत हैं। सो नाउ वी कम टू द एंड। सर, बिल का थोड़ा सा सिक्स पॉइंट समथिंग, एग्जैक्ट नहीं, मैं 6+ रहेगा, या वो भी 6+ ही है। वो जो वो एनिमल स्ट्रे एनिमल्स के बारे में कई लोगों की ओर से एक हमारे साथ जो हमारा अभी का कानून है उसमें सुधार चाहा गया है, तो उसी को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। वो रोक दिया गया, अब क्या है, कब तक नहीं, ऐसा टाइम टेबल होता है। एक गायों के से जो दूसरे उत्पाद होते हैं बहुत सारे, 100 से ज़्यादा हैं करीब करीब, आपको तो जानकारी होगी ही उसकी, तो उसको लेकर भी मतलब काफ़ी बातें हो रही थी, तो उसको लेकर कुछ कंक्रीट डेवलपमेंट या प्लान है क्या? अभी हम इनको बढ़ावा देने हेतु, जैसे अभी आपकी जानकारी में आया होगा कि एक गौ टेक करके गुजरात में राजकोट में बहुत बड़ा मेला लगाया गया, जिसमें गौ आधारित इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म देने का कोशिश किया गया, जहां पशुपालक भी थे, इंडस्ट्रीज वाले भी थे, मार्केटिंग वाले भी थे, और उन सभी की प्रोडक्टों को वहां प्रदर्शित करने का, उसको मार्केटिंग करने का और उसके मार्केटिंग लिंकेज को मदद करने का एक बहुत विशाल कार्यक्रम लिया गया, जिनके बहुत ही अच्छे परिणाम हमको देखने में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बाद में क्वेरी आई जानकारी के लिए कि ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। इसी प्रकार का प्रयास करने से इसको बढ़ोतरी मिलेगी। धन्यवाद। और आप सबने हमारे साथ हमारा प्रतीक्षा किया, इसके लिए पुनश्च सिंसियरली धन्यवाद। और थैंक आप यू। सब 4th फ्लोर पे कैफेटेरिया में लंच पे आमंत्रित हैं। थैंक यू। हाँ, आइए, इसमें क्या, आपको जरूर आएंगे।